इमरजेंसी के 45 साल हो गए इमरजेंसी लागू हुए। इमरजेंसी तो 19 महीने चली, लेकिन उसको हम हिंदुस्तान के लोकतंत्र का सबसे काला दौर मानते हैं। और वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उस समय समय मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया और 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई और ऐसा भय का माहौल हो गया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी चरमरा गया। और जब ये सवाल उठा कि इमरजेंसी के दौरान हेबियस कॉर्पस की पिटीशन, यानी कि किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से सरकार ने गिरफ्तार किया तो उसको चुनौती देने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है तो करीब 10 हाई कोर्टों ने बोला कि हाँ जा सकते हैं। कई हाई कोर्ट्स ने लोगों का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर्स थे, उस समय एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, उसके तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और जो सिर्फ सरकार का विरोध कर रहे थे। तो 10 हाई कोर्टों ने बोला कि हाँ, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और बहुतों ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो ऑर्डर्स थे उनको रद्द कर दिया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों के 10 हाई कोर्टों के फैसले पलट दिए और ये बोला कि इमरजेंसी के दौरान क्योंकि आपके मौलिक अधिकार सस्पेंडेड हैं, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हैं, तो आप हेबियस कॉर्पस की रिट भी नहीं फाइल कर सकते। आप अपने गैर कानूनी तरीके से आपको अगर कैद किया गया हो, उसको चुनौती भी नहीं दे सकते कोर्ट में। तो इसलिए और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो पूरे हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में था, मैंने पूरी हियरिंग सुनी, तो साफ जाहिर था कि एक भय का माहौल था और सुप्रीम कोर्ट के जज भी डर गए। 73 में जब कुछ जजों ने केशवानंद भारती का फैसला सरकार के खिलाफ दिया था और ये बोला था कि संवैधानिक अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है इस आधार पर कि वो संविधान के मूल आधार के खिलाफ है। तो उस समय 3 जजों को, जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था और ये बोला था कि चुनौती दी जा सकती है संवैधानिक संशोधन को भी, उनको सुपरसीड कर दिया था और एक जस्टिस एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया था। उन दिनों जस्टिस एन रे चीफ जस्टिस थे जब इमरजेंसी का डिक्लेरेशन हुआ। तो जाहिर था कि और जो 5 जजों की खंडपीठ थी, 5 जजों में भी भय का माहौल था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। लेकिन एक जज, जस्टिस एच.आर. खन्ना ने मेजॉरिटी के खिलाफ जजमेंट दिया और बोला कि नहीं, हेबियस कॉर्पस की रिट मेंटेनेबल होगी। आज हम लोग जस्टिस खन्ना को सब लोग याद करते हैं कि उन्होंने हौसला दिखाया उस दौरान भी, और बाकी जो 4 जज थे उनके नाम भी शायद हम लोगों को याद नहीं है क्योंकि वो सरकार के दबाव में आ गए और भयभीत होकर उन्होंने ऐसा फैसला दिया। अब अगर हम आज का दौर देखें और ये सवाल पूछें कि क्या आज के दौर में लोकतंत्र सचमुच 75 के दौर से ज्यादा सुरक्षित है? क्या हमारे
न्यायपालिका जैसे संस्थान, चाहे हम न्यायपालिका को लें, चाहे मीडिया को लें, चाहे हम दूसरे संस्थान इलेक्शन कमीशन को लें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लें, सीबीआई को लें, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लें, लोकपाल को लें, क्या हमारे ये सारे संस्थान आज 1975 से बेहतर काम कर रहे हैं? क्या हमारे हम नागरिकों के मौलिक अधिकार आज 75 के कंपैरिजन में ज्यादा सुरक्षित हैं? अगर ये सवाल हम पूछें तो उसका ईमानदार जवाब ये होगा कि आज चाहे इमरजेंसी लागू नहीं करी गई है, और उसके बाद तो खैर 75 के बाद 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई इमरजेंसी के बाद, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह कर दिया कि इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी अगर हम आज ये पूछें कि क्या हमारा लोकतंत्र पहले से 75 से ज्यादा सुरक्षित है, तो उसका ईमानदार जवाब होगा कि शायद इतना सब होने के बाद भी आज के जो हालात हैं उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज हमारा लोकतंत्र 75 से ज्यादा सुरक्षित है या हमारा न्यायपालिका 75 से ज्यादा स्वतंत्र है, सरकार से ज्यादा स्वतंत्र है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज अगर आप ये देखें, आज मैं इस समय मेनली न्यायपालिका की बात करूंगा क्योंकि और तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर सिर्फ न्यायपालिका को देखा जाए तो आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ। एक बिरला और सहारा कंपनियों पर इनकम टैक्स ने रेड करी और बहुत सारे दस्तावेज बरामद किए, जिन दस्तावेजों से ये जाहिर होता था कि सहारा कंपनी ने 40 करोड़ रुपया, बहुत सारे 40 करोड़ रुपया तो मोदी जी को और 100 करोड़ से ज्यादा रुपया बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स वगैरह को दिया। उनके पास से 100 करोड़ से ज्यादा तो कैश भी बरामद किया गया था। उसके बाद बिरला कंपनी के जो दस्तावेज बरामद हुए उसमें ये निकला कि 25 करोड़ रुपया मोदी जी को दिया गया था, लेकिन इन सब दस्तावेजों को दबा दिया गया। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अजीब चीज हुई कि एक जस्टिस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा के यहाँ ये पिटिशन आई और ये दिसंबर का महीना था जब जो समय मौजूदा चीफ जस्टिस थे जस्टिस ठाकुर, वो रिटायर होने वाले थे और जस्टिस खेहर को चीफ जस्टिस बनना था। एक महीना पहले चीफ जस्टिस जो नया बनना होता है उसका अनाउंसमेंट हो जाता है, लेकिन जस्टिस खेहर का अनाउंसमेंट तब तक नहीं किया गया। 15 दिन बस बचे थे और वेकेशन के एक दिन पहले ये केस लगा। दिसंबर के महीने में, शायद 17 दिसंबर को लगा और मैंने उनको बताया कोर्ट को कि अभी अभी हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अप्रेजल रिपोर्ट मिली है बिरला कंपनी के बारे में। वो 4 वॉल्यूम्स में है, इतनी मोटी, और वो फाइल करना जरूरी है जो ये दिखाएगा कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स बरामद करे गए उस रेड में ये सब सही थे, इसमें जो कुछ लिखा है वो सही पाया गया है। लेकिन जस्टिस खेर ने बोला कि नहीं, हम इसको आज ही सुनेंगे, तुमको हम बिल्कुल समय नहीं देंगे। तब मैंने उनसे बोला कि देखिए, आपका चीफ जस्टिस बनने की फाइल प्रधानमंत्री के टेबल पर रखी है, आपको अभी तक आदेश नहीं दिया है कि आपको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और ये केस प्रधानमंत्री से सीधा संबंध रखता है, तो इस वजह से आपको इसकी सुनवाई अभी नहीं करनी चाहिए। और 3 जनवरी जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे और नया चीफ जस्टिस कोई बनेगा, उसके बाद आप इसकी डेट फिक्स करिए और तब सुनवाई। पहले तो वो बहुत गुस्सा हुए, फिर बाद में उसको एडजर्न कर दिया 11 जनवरी के लिए।
3 जनवरी को वो चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन उसके बाद ये केस जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच में भेज दिया गया। उन्होंने खुद नहीं सुना, जस्टिस अरुण मिश्रा के बेंच में भेजा गया, जो कि नंबर 12 या 14 थे सीनियरिटी में। और उन्होंने ये फैसला दिया कि नहीं नहीं, जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद भी किए जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उस पर कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए। यानी कि बिल्कुल एक नई जूरिस्प्रूडेंस उन्होंने इवॉल्व करी कि जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए न्याय का मापदंड अलग होता है, और जो आम आदमी होता है उसके लिए न्याय का मापदंड दूसरा होता है। ये वही जस्टिस अरुण मिश्रा जिन्होंने विज्ञान भवन में जाकर बोला कि प्रधानमंत्री तो एक वर्सेटाइल जीनियस है, क्रिएटिव जीनियस है। उनके सामने उनकी ऐसी तारीफ करी जो कि नॉर्मली जजेस नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका को सरकार से स्वतंत्र रहने की जरूरत है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत है, संविधान की रक्षा करने की जरूरत है। उसके बाद मैं बहुत सारे फैसलों में नहीं जाऊंगा। आपको पता है कि जस्टिस खेर के खिलाफ कलिको पुल, जो अरुणाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने सुइसाइड नोट, उन्होंने जब सुइसाइड किया तो सुइसाइड नोट में ये लिखा कि जस्टिस खेहर के बेटे ने और जस्टिस दीपक मिश्रा, जो उसके बाद चीफ जस्टिस बने, उनके भाई ने उनसे घूस मांगी उनके हक में फैसला देने के लिए, जिनका उनका केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया उसका केस का फैसला करने के लिए। तो सरकार के पास ये सुइसाइड नोट मौजूद था। वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो अरुणाचल के थे, उन्होंने, राजेश्वर साहब थे शायद कोई, उन्होंने ये रेकमेंड किया कि इस पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया और जस्टिस खेहर को चीफ जस्टिस बना दिया। उसके बाद खेहर के बाद जब वो रिटायर हुए तो जस्टिस दीपक मिश्रा का नंबर आया। दीपक मिश्रा के खिलाफ एक सीबीआई ने एक एफआईआर रजिस्टर किया, जिसमें ये कहा गया कि एक रिटायर्ड जज जो वहां के थे उड़ीसा के, उनमें एक बिचौलिया और एक मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट में एक साजिश हुई है। जस्टिस दीपक मिश्रा के यहाँ एक केस चल रहा था उस मेडिकल कॉलेज का, उसका फैसला इन्फ्लुएंस करने के लिए, उनको घूस देने के लिए ये साजिश हुई। वो इन्वेस्टिगेशन भी सरकार के पास था, सीबीआई के पास था। इसके चलते हुए उनको जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाया गया और दूसरा कलिको पुल का केस भी सामने था। और उसके बाद एक के बाद एक तरह तरह के फैसले, जो जितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस थे, सारे केसेस का निपटारा एक तरीके से सरकार के हक में किया गया, ऐसी चहेता बेंचेस के सामने केसेस को भेजकर। इसके बारे में जो अगले 4 चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें बोला कि चीफ जस्टिस अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, यानी दीपक मिश्रा, और जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं उनको ऐसे ऐसे बेंचेस के सामने भेज रहे हैं जिससे कि सरकार के हक में फैसला हो जाए, और जिसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि 4 जजों ने, सिटिंग जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सीनियर जजेस ने, और ये बात बोली सार्वजनिक तौर पर। तो उसके बाद जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस बने। जस्टिस गोगोई का तो खैर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला एकदम शुरू में ही, जैसे वो चीफ जस्टिस बने, शुरू हो गया, और जिसकी पूरी खबर सरकार के पास थी, और सरकार ने उसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया, न ही दीपक मिश्रा के खिलाफ होने दिया, न ही जस्टिस खेहर के खिलाफ होने दिया,
और ना ही जस्टिस गोगोई के खिलाफ होने दिया। और इस दौरान हमने ये देखा कि लगातार एक के बाद एक जितने भी पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस आए, चाहे वो जज लोया के मर्डर का केस हो, चाहे वो रफाल सौदे का केस हो, सब केसों को का फैसला सरकार के हक में किया गया और एक नया तरीका अपनाया गया सरकार के हक में फैसला करने का, जिसको हम कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि आप सरकार से बंद लिफाफे में कोई नोट ले लीजिए और वो नोट को दूसरी पार्टी को दिखाइए भी नहीं, और उस नोट के आधार पर, किसी को पता नहीं है, सिर्फ जजों को पता है कि उस नोट में क्या लिखा है, किसी को ये चुनौती देने की भी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि भाई ये नोट में जो सरकार ने आपको लिख कर दिया है सब झूठा है। लेकिन उस आधार पर फैसला करा गया, लोया के मामले में भी और ये रफाल के मामले में भी और कई केसों में। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कश्मीर में 370 अबॉलिश कर दी गई, वहां पर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया कश्मीर को, उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, पूरे स्टेट में इंटरनेट बंद कर दिया गया, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, उन सबको चुनौती दी गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं करते। आज तक उन सारे केसेस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। 8-8, 9-9, 10-10 महीने हो गए। उसके बाद जामिया में एक बहुत एंटी-सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है, मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसको चुनौती दी गई, उसकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही। 6 महीने हो गए, उसकी सुनवाई नहीं हुई, 7 महीने। उसके बाद जामिया ये एंटी-सीए प्रोटेस्ट हुए, उन प्रोटेस्ट के दौरान उस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए पहले तो पुलिस को भेजकर जामिया यूनिवर्सिटी में हमला करवाया गया। पुलिस ने अंदर जाकर लाइब्रेरी में लोगों को खूब पीटा, स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में घुस घुस कर पीटा, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, उसको चुनौती दी गई, उसकी भी सुनवाई नहीं करी गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा नकाबपोश गुंडों को पुलिस ने घुसा दिया, वहां पर उन्होंने जाके स्टूडेंट्स और टीचर्स की पिटाई करी, उसके बाद उनको कैंपस से पुलिस के एस्कॉर्ट में बाहर निकाल दिया गया। बहुत लोगों के वीडियो भी आए जिससे उनकी शक्ल पहचानी जा रही है, कईयों की, उसके खिलाफ भी कोई एक्शन पुलिस ने नहीं किया। और उसके बाद ये कपिल मिश्रा, पुलिस ने एक्शन नहीं किया और कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद ये कपिल मिश्रा का इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि कपिल मिश्रा भड़काऊ भाषण, हिंसा का भाषण, हिंसा उकसाने का भाषण देते हुए साफ टीवी कैमरे पर पाए गए। और उसके बाद तुरंत उसके बाद दिल्ली में राइट्स हो जाते हैं, कपिल मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने कुछ नहीं किया और न्यायपालिका चुप है। एक जज ने कोशिश करी कुछ करने की, जस्टिस मुरलीधर, उसका तुरंत तबादला कर दिया गया और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब दिल्ली पुलिस का हम लोग रवैया देख रहे हैं कि जिनको हिंसा करते हुए टीवी पर देखा गया, कैमरे पर देखा गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। जिन लोगों को भड़काऊ भाषण देते हुए टीवी पर देखा गया, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा वगैरह, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। और जो इनोसेंट बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जिनका टीवी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई हम संविधान की रक्षा करेंगे, अगर हमारे ऊपर हिंसा होगी तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह, उन लोगों के खिलाफ उनको अरेस्ट किया जा रहा है, चार्जशीट फाइल करी जा रही है, उनके नाम चार्जशीट में डाले जा रहे हैं और न्यायपालिका मूक दर्शक बन के बैठी है। और ये जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो हम देख रहे हैं कोर्ट्स ने अपना काम करना ही बंद कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में अभी बस वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुछ केसेस की सुनवाई होती है, वो भी सुनवाई ठीक से नहीं हो पाती, और कोर्ट के खुलने का कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि इमरजेंसी के दौरान जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की हालत थी, आज न्यायपालिका उससे ज्यादा स्वतंत्र है। इमरजेंसी के दौरान भी 10 हाई कोर्टों ने सरकार के खिलाफ हेबियस कॉर्पस केस में फैसला दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने चाहे उसको पलट दिया, लेकिन 10 हाई कोर्टों ने तो फैसला दिया। आज हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो खैर बिल्कुल ही चरमरा गया है, लेकिन हाई कोर्ट्स भी बहुत सारे चरमरा गए हैं। और उसका एक बड़ा कारण ये है कि इस सरकार ने खासकर एक तो खैर ये तरीका अख्तियार किया कि भाई अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वगैरह हैं उनको लगा के, इंटेलिजेंस एजेंसीज को लगा के, जजों के खिलाफ कुछ निकाल के और उनको उससे ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन दूसरा तरीका ये अख्तियार किया कि स्वतंत्र मिजाज के जजों का की नियुक्ति नहीं होने देते। अगर कोलिजियम, सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जजेस का कोलिजियम कुछ स्वतंत्र मिजाज के जजेस का नाम रेकमेंड करता है कि इनको जज बनाना चाहिए, तो उस पर सरकार अमल ही नहीं करती, बैठी रहती है, नोटिफिकेशन नहीं इशू करती। उसके बाद साल भर के बाद नाम, या 2 साल के बाद नाम वापस भेजती है। उसके बाद भी अगर कोलिजियम फिर से रीइटरेट करता है, फिर भी नहीं नोटिफिकेशन इशू करती, फिर भी बैठी रहती है। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको हड़का ही नहीं रहा है सरकार को, कि भाई आप कैसे हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर बैठ सकते हैं। तो विद द रिजल्ट, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि स्वतंत्र मिजाज के जजों का की नियुक्ति नहीं हो पा रही, और ज्यादातर उस तरह के जजों की नियुक्ति हो रही है जो कि या तो आरएसएस, बीजेपी के साथ कोई संबंध रखते हो, या फिर कमजोर हो, बहुत रोबस्ट ना हो स्वतंत्रता में। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज न्यायपालिका की हालत शायद 1975 की इमरजेंसी से भी बदतर हो गई है, और उनकी स्वतंत्रता उससे भी क्षीण हो गई। तो ये आज नजरिया है। और ये तो खैर न्यायपालिका की मैं बात कर रहा हूं। अभी आप लोग मीडिया के बारे में सुनेंगे, और अगर हम बाकी इंस्टीट्यूशंस को देखें तो इलेक्शन कमीशन का भी वही हाल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी वही हाल है, सीबीआई, सीबीसी का भी वही हाल है, लोकपाल का भी वही हाल है। 1 साल हो गया लोकपाल बने हुए। देखिए, लोकपाल का कानून तो 7 साल पहले आ गया था, 6 साल तक तो नियुक्ति ही नहीं करी गई। फिर उनको झक मार के जब नियुक्ति करनी पड़ी, उसके बाद भी आज तक एक केस भी लोकपाल ने इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं टेकअप करा। यानी कि बिल्कुल लचर लोगों को वहां अपॉइंट किया गया है। सारे इंस्टीट्यूशंस, जितने भी डेमोक्रेटिक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका हम यही हाल आज देख रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत चिंता की बात है, और इस पर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे इमरजेंसी में सारी ऑपोजिशन पार्टी एकजुट हो गई थी इमरजेंसी के खिलाफ, और जब इमरजेंसी खुली तो सबने एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, सड़कों पर बाहर निकले थे। आज समय आ गया है कि कोरोना वायरस हो या ना हो, लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और इस फासीबाद का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो हमारा लोकतंत्र ही क्या, हमारा पूरा सिविलाइजेशन खतरे में।